नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, एनसीईआरटी कक्षा 12 भूगोल नोट्स एंड एमसीक्यू सीरीज के अंदर आप सभी का स्वागत है। देखो, अपन कक्षा 12 की भूगोल विषय के अंदर बातचीत कर रहे थे, जिसमें आपकी पुस्तक भारत लोग और अर्थव्यवस्था जो पुस्तक है उसके अंदर आज 5वें चैप्टर की बात करेंगे। इससे पहले अपन ने 4 चैप्टर की बात कर ली थी कंप्लीट तरीके से, तो वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लीजिएगा। और ये क्लास जो है वो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उपयोगी रहेगी। तो चलो क्लास को करते हैं शुरू। देखो, क्लास को शुरू करने से पहले मैं थोड़ी बहुत जानकारी आपको बता दूं कि इस भूगोल विषय यानी कक्षा 12 की जो भूगोल है उसके ये नोट्स है उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। उसके लिए आपको क्या करना होगा, कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या फिर गूगल के ऊपर लिखा है lakshmanthara.com। जब आप lakshmanthara.com लिखेंगे तो आपके सामने इस तरीके की एक वेबसाइट का पेज ओपन होगा। ठीक है, आराम से इस वेबसाइट को पढ़िए, आराम से देखिए। उसके बाद में आपको यहाँ एक शॉप का बटन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे ही शॉप के बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कैटेगरी ओपन होगी। ठीक है, जैसे कि अपन ने कक्षा 12 की इतिहास विषय जो है उसके कंप्लीट नोट्स और एमसीक्यू पढ़ लिए हैं, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके आप कक्षा 12 के जो इतिहास विषय के जो नोट्स है उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं आराम से अच्छे तरीके से। और जो कक्षा 12 के नोट्स हैं वो आपके इस कैटेगरी में दिए हुए हैं, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी समस्या आती है तो यहाँ पास में ही आपको व्हाट्सएप बटन का एक क्लिक दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आप मेरे पास आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं जब भी फ्री होऊंगा आपको कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, जैसे कि अपन ने यहाँ कक्षा 12 के भूगोल की जो प्लेलिस्ट थी उसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ अपने सामने कैटेगरी ओपन होगी। जैसे कि ये जो आपकी मानव भूगोल की पुस्तक है उसके नोट्स हैं, और ये जो है वो आपके भारत लोग और अर्थव्यवस्था यानी ये भाग 1 और ये भाग 2 इन दोनों के नोट्स हैं। साथ ही पीपीटी मोड में एमसीक्यू है वो यहाँ पे फ्री दिए हुए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, और कंप्लीट नोट्स भी आपको यहाँ दिए हुए हैं। उसके बाद अगर आपने अभी तक वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप यहाँ प्ले के अंदर जा करके ये रहो कक्षा 12 भारत भूगोल और भारत लोग और अर्थव्यवस्था की यहाँ प्लेलिस्ट दी हुई है, तो कंप्लीट वीडियो इसके अंदर दिए हुए हैं। साथ ही अपन इंडियन हिस्ट्री के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, तो आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ दिए हुए, तो यहाँ प्लेलिस्ट आप आराम से देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, चलिए क्लास को करते हैं शुरू। आवाज़ वगैरह बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिना आवाज़ गंवाए मतलब अपना टाइम गंवाए अपनी क्लास को करते हैं शुरू। ओके, एक एक टॉपिक को आराम से देखेंगे। अपने पाठ का नाम जो है वो है भू संसाधन तथा कृषि, यानी कृषि और भू संसाधन, इसको अपने को दोनों को आराम से समझना है। भारत में कृषि और भू संसाधन का किस तरीके से पूरा सिस्टम होता है वो अपने को देखना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले संसाधन का अर्थ देखेंगे, यानी संसाधन क्या होता है। देखो, अगर मैं आपको बताऊं संसाधन की परिभाषा, इसमें भू आया है तो भू का मतलब तो भूमि हो गया। संसाधन का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करे, यानी मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करे, उसे कहते हैं संसाधन। या फिर इसकी एक परिभाषा दें, यानी ये वस्तुएं जो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करती है उसे संसाधन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, भू संसाधन तथा कृषि। देखो, एक देश की सीमा के अंदर आने वाला स्थलीय क्षेत्र उस देश का भू संसाधन कहलाता है। कैसा क्षेत्र? स्थलीय क्षेत्र जो होता है वो उस देश का भू संसाधन कहलाता है। सभी प्राकृतिक संसाधन में से सबसे महत्वपूर्ण जो संसाधन है वो है भू संसाधन, क्योंकि यहाँ मानव जीवन का आधार है। यानी इसको महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि ये मानव जीवन का आधार है, क्योंकि सारे घर उद्योग धंधे इसी के ऊपर ही तो बने हुए हैं, भू संसाधन के ऊपर ही तो बने हुए हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं। भारत के कुल भू संसाधनों का लगभग 43% हिस्सा मैदानी भाग है, 30% भाग पर्वतीय है और पीछे बचा हुआ 27% भाग पठारी है। जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है 30% जो है वो पर्वत है, जैसे को आपको यहाँ दिख रहा होगा हिमालय पर्वत, ये सारा पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है ना, 30% जो भाग है वो तो हो गया पर्वत का। पीछे रहा 27% भाग, वो हो गया आपके पठारी क्षेत्र का, यानी जो पठार है थोड़ा ऊपर उठा हुआ, सामान्य भूमि से ऊपर उठा हुआ जो भाग है वो पठारी क्षेत्र हो गया। और पीछे 43% जो भाग है वो आपका मैदानी क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 43% मैदानी क्षेत्र है, 30% भाग जो है वो पर्वतीय है और 27% भाग जो है पठारी है।
भारत में भूमि उपयोग और श्रेणियां। देखो इस पुस्तक के अंदर मतलब इस पाठ में जितने भी तथ्य हैं वो आपकी एनसीईआरटी कक्षा 12 का जो 5वां अध्याय है उसमें प्रत्येक जो तथ्य है उन सभी तथ्यों को इसमें शामिल किया गया है। आपके ऐसा मन में नहीं होना चाहिए कि हम एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ रहे हैं और सीधा नोट्स पढ़ रहे हैं, क्या पता उसमें से कोई चीज़ें छोड़ दी गई। नहीं, ऐसा एक भी तथ्य नहीं है जो अपने एग्जाम में आने लायक हो और उसे छोड़ा गया हो। ठीक है, तो सारे तथ्यों को सम्मिलित किया गया। आप बेझिझक इनको आराम से देखिए, पढ़िए, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता पाइए। अब देखते हैं भारत में भू उपयोग की श्रेणियां। देखो भारत में भूमि को कार्यों के आधार पर वर्गीकृत करना एवं उनका लेखा रखने का जो दायित्व है वो राजस्व विभाग के पास है। यानी भू राजस्व जो विभाग है वो इस प्रकार के कार्य करता है। भू राजस्व विभाग द्वारा भारत में भूमि के उपयोग के अनुसार भूमि को निम्न श्रेणियों में बांटा है। अब ये जो वर्गीकरण है ये भू राजस्व विभाग के अनुसार है। पहला जो है वो है वनों के अधीन क्षेत्र यानी फॉरेस्ट। यानी भू राजस्व विभाग के अनुसार जो पहला वर्गीकरण है वो है वनों के अधीन क्षेत्र। यह जानना आवश्यक है कि वर्गीकृत वन क्षेत्र तथा वनों के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र दोनों में अलग अलग है। ठीक है, सरकार द्वारा वर्गीकृत वन क्षेत्र का सीमांकन इस प्रकार किया जहां वन विकसित हो सकते हैं। ठीक है, भू राजस्व अभिलेखों में इसकी परिभाषा सतत अपनाया गया है। इस प्रकार इस संवर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज हो सकती है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां वास्तविक रूप से वन पाए जाएंगे। देखो वनों के अधीन क्षेत्र का मतलब है ऐसा क्षेत्र जहां या तो जंगल है या फिर उसमें जंगल को बनाया जा सकता है या पेड़ पौधे लगा करके उसको जंगल बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। अब आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको वनों के अधीन क्षेत्र आपके गांव के आसपास फॉरेस्ट रजिस्टर्ड एरिया मिल जाएगा। यानी अपन ऐसे कहते हैं हमारे गांव में उसको कहते हैं एक अटपटा सा नाम है, मेरे को अभी स्थानीय नाम याद नहीं आ रहा। मतलब प्रत्येक गांव में ऐसी जमीन होती है जो वनों के अधीन होती है यानी फॉरेस्ट जंगल होता है। अब उसमें पेड़ पौधे हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि इस प्रकार इस संवर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि हो सकती है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वहाँ वास्तविक रूप से वन पाए जाएंगे। ठीक है, आगे है भू राजस्व जो विभाग है उसके अंदर दूसरा वर्गीकरण जो है वो है बंजर व व्यर्थ भूमि। ठीक है ना, वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बना जा सकती, जैसे बंजर, पहाड़ी भूभाग, मरुस्थलीय, खड्डा आदि कृषि अयोग्य व्यर्थ भूमि वर्गीकृत किया जाता है। यानी ऐसी भूमि जो कृषि कार्य के लिए उपयोग में नहीं ली जाती उसे कहते हैं बंजर व व्यर्थ भूमि। और भू राजस्व विभाग का जो तीसरा वर्गीकरण है उसके अंदर देखें तो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। यानी इस संवर्ग में बस्तियां यानी ग्रामीण और शहरी अवसंरचना जैसे सड़क, नहरें, उद्योग, दुकान आदि हेतु भू उपयोग में जो सम्मिलित भूमि होती है वो सारी की सारी गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि आती है। ये जितने भी अपन वर्गीकरण देख रहे हैं वो वर्गीकरण आपको मद्देनजर रखना है कि किसके द्वारा किए गए हैं। ये सारे के सारे जो वर्गीकरण हैं वो आपके किए गए हैं भू राजस्व विभाग के द्वारा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण भू राजस्व विभाग से संबंधित नहीं है। तो पहला हो गया आपका वनों के अधीन क्षेत्र। ठीक है, दूसरा है बंजर व व्यर्थ भूमि। ठीक है, और तीसरा जो है वो है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि से क्या तात्पर्य है, यानी ऐसी भूमि जिसके ऊपर बस्तियां बनी हुई हो या फिर कुछ सड़क बनी हुई हो या नहर बनी हुई हो या फिर कोई उद्योग या फिर दुकानें बनी हुई हो, ऐसे कार्यों में भूमि का उपयोग हुआ है उसे कहते हैं गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। द्वितीयक तृतीयक क्रियाकलापों में वृद्धि से इस संवर्ग के भूमि उपयोग में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, आगे देखें स्थायी चारागाह क्षेत्र। स्थायी चारागाह क्षेत्र के अंदर देखें तो इस प्रकार के अधिकतर भूमि पर ग्राम पंचायत या सरकार का स्वामित्व होता है। इस भूमि का केवल एक छोटा सा भाग निजी स्वामित्व में होता है। ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। यानी इस ग्राम पंचायत के सारे लोगों का जिसके ऊपर अधिकार होते हैं उसे साझा संपत्ति कहते हैं। तो ये जो आपका आगे का वर्गीकरण हो गया वो हो गया स्थायी चारागाह क्षेत्र। विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र जो बोए गए निवल क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। इस संवर्ग में वह भूमि सम्मिलित है जिस पर उद्यान व फलदार वृक्ष हैं। इस प्रकार की अधिकतर भूमि व्यक्तियों के निजी स्वामित्व में होती है। तो ये हो गया विविध तरु फसलों के उपवनों या उपवनों के अंतर्गत जो क्षेत्र है वो। उसके बाद में है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि।
वह भूमि जो पिछले 5 वर्ष तक या उससे अधिक समय तक प्रति या कृषि रहित रहती है इस संवर्ग में सम्मिलित की जाती है। भूमि उद्धार तकनीकी द्वारा इसमें सुधार करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। कृषि योग्य भूमि का मतलब यह होता है कि ऐसी भूमि जो पिछले 5 वर्षों से ऐसे ही पड़ी है, जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कृषि कार्य नहीं हुआ है, उसे कहते हैं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। उसके बाद में आता है वर्तमान प्रतिभूमि। वर्तमान प्रतिभूमि का मतलब है वह भूमि जो एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रहती है, वर्तमान प्रतिभूमि कहलाती है। भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हेतु भूमि का प्रति रखना एक सांस्कृतिक चलन है। इस विधि से भूमि की क्षीण उर्वरता या पौष्टिकता प्राकृतिक रूप से वापस लाई जा सकती है। देखो, दोनों में ध्यान रखना है। एक तो है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। जो व्यर्थ भूमि है वो पिछले 5 वर्ष से ऐसे ही पड़ी है, ठीक है ना, पिछले 5 साल से ऐसे ही पड़ी है। लेकिन यहां आपको एक और ध्यान रखना है, वर्तमान प्रतिभूमि। वर्तमान जो प्रतिभूमि है उसका मतलब यह है कि वो पिछले 1 वर्ष से कृषि कार्य में सम्मिलित नहीं हुई है या उसके ऊपर कोई कृषि कार्य नहीं हुआ है। रीजन क्या है कि भाई पिछले 1 वर्ष से उसको ऐसे इसलिए छोड़ा गया ताकि उसके अंदर जो पौष्टिकता की कमी हुई है वो वापस प्राकृतिक रूप से प्राप्त की जा सके, ठीक है। उसके बाद में आता है पुरातन प्रतिभूमि। यह भी कृषि योग्य भूमि है जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम समय तक कृषि रहित रहती है। अगर कोई भूभाग 5 वर्ष से अधिक समय तक कृषि रहित रहता है तो इसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के संवर्ग में सम्मिलित कर दिया जाता है। बिल्कुल, देखो शब्दावलियां बड़ी मजेदार है। पुरातन प्रतिभूमि, पुरातन प्रतिभूमि का टाइम क्या है? टाइम 1 साल से अधिक, 5 साल से कम। अगर 5 साल से अधिक हो गया है तो वो चली जाएगी कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में। ध्यान रखना ये बात। अगर 1 साल से अधिक है और 5 साल से कम है तो पुरातन प्रतिभूमि, और 1 वर्ष तक अगर पड़ी है तो वर्तमान प्रतिभूमि, ठीक है। आगे है निवल बोया गया क्षेत्र। वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती है वह निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। अब है भारत में भू उपयोग परिवर्तन। आपको ध्यान रखना है, ये इतने जो उदाहरण अपन ने देखे हैं ये सारे के सारे वर्गीकरण भू राजस्व विभाग के द्वारा किए गए। वनों के अधीन क्षेत्र, बंजर व व्यर्थ भूमि, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। प्रश्न पूछा जा सकता है कि गैर निम्न में से कौन सी भूमि गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि है? उसमें दे देगा सड़क, नहर, दुकान या बगान। तो इस तरीके से दिया जा सकता है ताकि आपके चीजें अच्छे से समझ में आए, ताकि नोट्स आप पढ़ रहे हो तो आपको जो भी प्रश्न पूछे जाएं उनको आप अच्छे से समझ करके उत्तर दे सके। स्थायी चारागाह क्या होता है? विविध तरु फसल वो इसके अंतर्गत कैसी भूमि होती है? कृषि योग्य भूमि क्या होती है? वर्तमान प्रतिभूमि क्या होती है? और पुरातन प्रतिभूमि क्या होती है? यहाँ तक देगा। आगे अपन देखेंगे भारत में भू उपयोग परिवर्तन। एक विशेष क्षेत्र में आर्थिक क्रियाओं से होने वाले परिवर्तन की वजह से भूमि के उपयोग में परिवर्तन आता है। भूमि के उपयोग में होने वाला परिवर्तन निम्न लिखित 3 कारकों पर निर्भर करता है। अर्थव्यवस्था का आकार। देखो, भूमि में उपयोग होने वाला जो परिवर्तन है वो 3 कारकों के ऊपर निर्भर करता है। कौन कौन से कारक? अर्थव्यवस्था का आकार, अर्थव्यवस्था की संरचना। आकार का मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था के बढ़ते आकार की वजह से भूमि के प्रयोग में वृद्धि होती है। और सीमांत भूमि वह भूमि है जिसे पहले प्रयोग में नहीं किया जा रहा को भी प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था की संरचना यानी विकासशील देशों में विकास के दौर में अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन आता है। जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की ओर बढ़ने लगती है, जिस वजह से गैर कृषि संबंधित कार्य में भूमि उपयोग में वृद्धि आती है। और कृषि भूमि पर बढ़ता दबाव। अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का प्रभाव बढ़ने की वजह से प्राथमिक क्षेत्र का प्रभाव कम होता जा रहा है, लेकिन जनसंख्या का आकार बड़ा होने की वजह से कृषि उत्पादकों की मांग जो है वो निरंतर बढ़ती जा रही है, जिससे कृषि भूमि अत्यधिक मतलब दबाव पड़ता है। तो ये जो है वो कौन से कारक हो गए भारत में भू उपयोग परिवर्तन के कारक? एक तो अर्थव्यवस्था के आकार में परिवर्तन आता है, आकार की अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन आता है। दूसरा है कृषि भूमि पर बढ़ता दबाव। वर्तमान में जितने भी जनसंख्या बढ़ रही है उसका सीधा सीधा संबंध जो है वो कृषि भूमि पर बढ़ता दबाव है। क्यों? क्योंकि लोग जन्मेंगे तो खाएंगे। खाने का जो पदार्थ है वो आता है कहाँ से? खाद्य पदार्थ कृषि के द्वारा ही उत्पादित होते हैं। तो सीधा संबंध है कि कृषि के ऊपर सीधा सीधा भार बढ़ रहा है। आगे है साझा संपत्ति संसाधन, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। साझा संपत्ति संसाधन से क्या मतलब है? देखो, साझा भू संपत्ति, साझा भू संपत्ति जिस पर किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का अधिकार नहीं होता
बल्कि संपूर्ण समाज का अधिकार होता है, उसे साझा भू संपत्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए सामुदायिक भवन या चारागाह। ठीक है, ऐसी भू संपत्ति जिसके ऊपर वहां के, जैसे मान लो एक ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में कोई चारागाह है, तो वो एक सामुदायिक संपत्ति हो गई, यानी उसके ऊपर पूरे समुदाय का हक है। साझा भू संपत्ति संसाधन को सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका उपयोग संपूर्ण समाज द्वारा किया जाता है। साझा भू संपत्ति द्वारा गांव के भूमिहीन किसानों को अधिकतर फायदा मिलता है, क्योंकि वह अपने जीवन यापन के लिए मुख्य रूप से पशुपालन पर निर्भर है। ठीक है, इस प्रकार की भू संपत्ति मुख्य रूप से पशुओं के लिए चारे, घरेलू उपयोग के लिए ईंधन और अन्य उत्पादक जैसे फल, औषधि, पौधे, रेशे आदि उपलब्ध कराती है। तो इसमें ज्यादा कोई समझने वाली बात नहीं है, जो चीजें दी हुई है उससे आप समझ सकते हैं। उसके बाद में निजी भू संपत्ति, यानी वह भूमि जिस पर एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का अधिकार होता है, उसे कहते हैं निजी भू संपत्ति। तो ये हो गए दोनों। उसके बाद में भारत में कृषि भूमि उपयोग। भारत की एक बड़ी जनसंख्या अपने जीवन निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। यानी भारत की एक बड़ी जनसंख्या जो है वो अपने जीवन निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के ऊपर निर्भर है। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की तुलना में प्राथमिक क्षेत्र भूमि पर अधिक निर्भर है, जैसा कि अपन ने पहले की कक्षाओं में भी पढ़ा है। कृषि में भूमि का अधिक महत्व है, क्योंकि फसल की गुणवत्ता एवं मात्रा भूमि की गुणवत्ता के ऊपर डिपेंड करती है। भू संसाधन के स्वामित्व को ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक स्थिति के रूप में भी देखा जाता है। साधारण शब्दों में, जिस व्यक्ति के पास अधिक भूमि होती है उसका समाज में उच्च स्थान होता है। ठीक है, जिसके पास कम मात्रा में भू संसाधन होता है उसका समाज में निम्न स्थान होता है। समस्त कृषि भू संसाधनों का अनुमान निवल बोए गए क्षेत्र, वर्तमान एवं पुरातन प्रति भूमि और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि को जोड़कर लगाया जाता है। भारत में फसल गहनता की गणना निम्न सूत्र के द्वारा की जाती है, यानी कृषि गहनता अर्थात सकल बोया गया क्षेत्र, निवल बोया गया क्षेत्र गुणा 100। इस तरीके से आप कृषि की गहनता निकाल सकते हैं। अब है भारत में फसल की ऋतुएं, यानी जो भारत देश है, इस भारत देश में भिन्न भिन्न समय में फसल की ऋतुएं आती है और उनमें अलग अलग प्रकार की फसलों को उगाया जाता है। तो भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसल की ऋतुएं हैं, जो कि अपन कक्षा 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। खरीफ की फसल मुख्य रूप से ये जून से सितंबर के बीच में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ में बोई जाती है। यानी जून से सितंबर का मतलब क्या हो गया, जून में, मई जून में बारिश होती है तो इसको बुआई शुरू कर देते हैं और सितंबर अक्टूबर के आसपास इसको काट देते हैं। ठीक है ना। उत्तरी भारत में इस ऋतु में मुख्य रूप से चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार और अरहर जैसी फसलें उगाई जाती है, जबकि दक्षिणी भारत में मुख्य रूप से इसमें चावल है, मक्का है, रागी है, ज्वार है, मूंगफली है आदि इस ऋतु में उगाई जाती है। जून जुलाई में इसकी बुआई होती है, अक्टूबर नवंबर के आसपास इसकी कटाई हो जाती है। खरीफ की फसलों की बात करें मुख्य रूप से तो चावल, मक्का, बाजरा, रागी, दालें, सोयाबीन और मूंगफली। ठीक है, तो ये हो गई खरीफ की फसल। आगे बात करें रबी की फसल, अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है, मार्च अप्रैल में इसकी कटाई हो जाती है। उत्तर भारत में इस ऋतु में गेहूं, चना, सरसों जो जैसी फसलों की बुआई होती है। दक्षिणी भारत में बात करें तो चावल, मक्का, रागी और मूंगफली जैसी फसलें बोई जाती है। उदाहरण के तौर पर गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर, सरसों रबी की प्रमुख फसलों के अंतर्गत आती है। आगे बात करें जायद की फसल, यानी जायद एक अल्पकालीन फसल ऋतु है। इसका जो समय है वो मुख्य रूप से अप्रैल से जून तक, यानी गर्मी का जो मौसम होता है वही। इस ऋतु में उत्तर भारत में वनस्पति, सब्जी, फल, चारे की फसलें आदि उगाई जाती है, जबकि दक्षिणी भारत में चावल, सब्जियां और चारे की फसलों को भी उगाया जाता है। यहाँ पे आपकी इस पुस्तक के अंदर सारणी दी गई थी कि यानी खरीफ की फसल कौन है, रबी की फसल कौन है, तो आप इसमें देख लीजिए। तब तक मैं पी लेता हूं पानी। ओके, यहाँ थोड़ा इसमें प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि खरीफ की ऋतु कहाँ से कहाँ होती है, रबी की कहाँ होती है, जायद की कौन सी है, कौन कौन सी फसलें बोई जा सकती है उत्तरी भारत के अंदर और दक्षिणी भारत के अंदर। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में याद रखनी है। ठीक है। भारत में कृषि के प्रकार देखो,
भारत में कृषि को मुख्य रूप से सिंचाई के संसाधनों के द्वारा सिंचाई के साधनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस आधार पर भारत में कृषि के दो रूप हैं, एक तो सिंचित कृषि क्षेत्र और दूसरी वर्षा पर निर्भर कृषि। और आपको पता है भारत की जो कृषि है उसको मानसून का जुआ भी कहा जाता है। भारत की कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं, यानी मानसून के ऊपर डिपेंडेड है हमारी कृषि। ठीक है, तो सिंचित कृषि और वर्षा पर निर्भर कृषि, दो कृषियों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। एक मिनट, आपकी आवाज क्लियर तो आ रही है? रिकॉर्डिंग में क्या पता नहीं चलता कि आवाज क्लियर आ रही है नहीं आ रही? ओके। कई बार क्लास क्या है रिकॉर्ड करते हैं और बाद में पता चलता है कि क्लास रिकॉर्ड ही नहीं हुई है, तो ऐसी समस्याओं में बहुत दिक्कत करती है। आगे सिंचित कृषि, देखो सिंचित कृषि में वर्षा के अलावा अन्य साधनों द्वारा फसलों को आवश्यक आर्द्रता प्रदान की जाती है। सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जाता है। देखो सिंचित कृषि के अंदर कृषि को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो है रक्षित सिंचाई। रक्षित सिंचाई का मतलब है इस प्रकार की सिंचाई का मुख्य उद्देश्य पानी की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाना होता है। साधारण शब्दों में समझें तो वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को पूरा करने के लिए इस प्रकार की सिंचाई का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली। ठीक है। उत्पादक सिंचाई, उत्पादक सिंचाई का मतलब क्या है? इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य फसलों को सिंचाई द्वारा पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाकर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करवाना होता है। रक्षित सिंचाई की तुलना में उत्पादक जो सिंचाई है में अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। तो दोनों में डिफरेंट क्या है? ये तो मतलब पानी की बचत करता है। इसमें अपन अपन वो ड्रिप तंत्र प्रणाली है ना, उसको इसमें शामिल कर सकते हैं, ड्रिप तंत्र। ठीक है, तो ये तो हो गई सिंचित कृषि के भाग। उसके बाद में बात करें वर्षा पर निर्भर कृषि। देखो इस वर्ग में कृषि के उस प्रकार को शामिल किया जाता है जो जलापूर्ति के लिए पूर्ण रूप से वर्षा के ऊपर निर्भर रहता है। कृषि की ऋतु में उपलब्धता आर्द्रता की आधार पर वर्षा पर निर्भर कृषि को दो भागों में बांटते हैं, एक तो शुष्क कृषि और एक है आर्द्र भूमि कृषि। शुष्क भूमि कृषि यानी वह प्रदेश जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है, उस भूमि को शुष्क भूमि कृषि कहते हैं। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से ऐसी फसलें उगाई जाती है जो सहने में सक्षम होती है, जैसे कि रागी है, बाजरा है, मूंग है, चना है, ज्वार है, तारे की फसलें। ये सारी की सारी शुष्क भूमि कृषि क्षेत्र की है। इसमें वर्षा जल का उपयोग के लिए अनेक विविध विधियों का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है मुख्य रूप से जहां पर बारिश कम होती है, यानी वो जो क्षेत्र शुष्क होता है, वहां पे इनका उत्पादन होता है। आर्द्र भूमि कृषि ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा ऋतु में वर्षा पौधों की जरूरत से अधिक आर्द्र होती है, आर्द्र भूमि कृषि क्षेत्र कहलाते हैं। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से वह फसलें शामिल होती है जिन्हें पानी की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, जैसे कि चावल है, जूट है, गन्ना। ये सारी की सारी जो फसलें हैं वो आपकी कैसी फसलें हैं? आर्द्र भूमि की फसलें। इनको आर्द्र भूमि की फसलों के अंदर शामिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट अपन बात करेंगे भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख मुख्य फसलें कौन सी, यानी जो भारत की प्रमुख फसलें हैं उनमें कौन कौन सी प्रमुख है, वो भारत की फसलों के अंतर्गत आती है। तो एक एक करके देखते हैं। देखो भारत में मुख्य रूप से खाद्यान्न, तिलहन, रेशेदार फसलें, कई अन्य फसलें उगाई जाती है। देखो भारत के अंदर मुख्य रूप से बात करें तो खाद्यान्न फसल उगाई जाती है, तिलहन फसल उगाई जाती है और रेशेदार फसल उगाई जाती है। इसके अलावा भी कुछ छोटी मोटी फसलें हैं वो उगाई जाती है, लेकिन इन सब में अगर प्रमुख की बात करें तो खाद्यान्न फसल का जो उत्पादन है वो सबसे अधिक किया जाता है। खाद्यान्न फसल, भारत कृषि में खाद्यान्नों का एक विशेष देश है, यानी विशेष स्थान है। संपूर्ण भारत के बोए गए क्षेत्र के लगभग 2/3 भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है। अनाज की संरचना के आधार पर खाद्यान्नों को अनाज व दालों में विभाजित किया जाता है। तो ये थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक इसमें हो जाती है। अनाज व दालों के अंदर इसको विभाजित किया जाता है। अनाज, एक तो अनाज हो गई, कुछ फसलें जो होती है वो दालों के रूप में होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे अनाज, यानी भारत में कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 54% भाग अनाज का होता है। भारत विश्व का लगभग 11% अनाज का उत्पादन करके अमेरिका व चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। यानी अनाज के उत्पादन में अगर बात करें भारत की तो सबसे पहले अमेरिका है, यानी 1 नंबर पे अमेरिका है। 2 नंबर की बात करें तो चीन है और 3 नंबर की बात करें तो भारत है। तो भारत
अनाज उत्पादन की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। भारत में विभिन्न प्रकार के अनाजों का उत्पादन किया जाता है, जिनमें मुख्य रूप से दो है। उत्तम अनाज की बात करें तो चावल और गेहूं है, और मोटे अनाज की बात करें तो ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी। देखो, भारत में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। जैसे कि अगर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के लोगों का जो मुख्य भोजन है वो बाजरा है। यानी वो बाजरे के दो रोट बना करके आराम से खा ले तो उनका दिन आराम से निकल जाता है। ठीक है। लेकिन उत्तम अनाज की बात करें चावल और गेहूं, क्योंकि भारत की अधिकतर जो जनसंख्या है वो पूर्वी क्षेत्र में और मध्य भारत में निवास करती है, तो वहाँ के लोग चावल और गेहूं खाना पसंद करते हैं। उत्तम अनाज चावल और गेहूं है। मोटे अनाज की बात करें तो ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी। ठीक है। उसके बाद में बात आती है चावल की। एक एक चीज बढ़िया अच्छे से समझ में आ रही है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। चावल की बात करें तो देखो, चावल क्या हो गया, ओके, चावल भी भारत विश्व के लगभग 21.2%, देखो ये आंकड़े फिक्स नहीं है, बदलते रहते हैं। ठीक है। लगभग 21.2% चावल का उत्पादन करता है, और चीन के बाद इसका विश्व में उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान है। तो अनाज में पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन, उसके बाद में आपका भारत। और चावल में बात करें तो पहले स्थान पर चीन, चीन के बाद में कौन है, अपना भारत। ठीक है। तो दूसरे स्थान पर अपना भारत देश। देश की कुल बोए गए क्षेत्र का 1/4 जो भाग है वो चावल पर बोया जाता है। भारत के मुख्य रूप से पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब में चावल बोया जाता है। पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे क्षेत्र में चावल की प्रति हेक्टर पैदावार सबसे अच्छी है। तो अपने को ध्यान रखना है विशेष रूप से कहाँ पे, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और ये जो पंजाब के क्षेत्र है, यहाँ पे चावल का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। आगे बात करें गेहूं की। भारत का दूसरा प्रमुख जो अनाज है गेहूं है। भारत का पहला जो प्रमुख अनाज है वो कौन है, चावल। भारत का दूसरा प्रमुख अनाज गेहूं है। भारत विश्व का लगभग 11.7% गेहूं का उत्पादन करता है। देश के कुल क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर गेहूं उगाया जाता है। और भारत में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान में गेहूं का उत्पादन होता है। पंजाब और हरियाणा में गेहूं के उत्पादन जो है क्षमता वो सबसे अधिक है। तो भारत में अगर सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है तो पंजाब और हरियाणा में ही होता है। आगे बात करें ज्वार, ये प्रमुख खाद्य फसलों की बात कर रहे हैं अपन। ज्वार की बात करें तो कुल क्षेत्र के लगभग 5.3% पर इसका उत्पादन होता है। प्रमुख रूप से भारत में मुख्य उत्पादक राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र है। और पूरे भारत का लगभग आधे से ज्यादा ज्वार का उत्पादन अकेला महाराष्ट्र करता है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे अधिक ज्वार कहाँ उत्पादित होती है, तो आपके होती है महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र के अंदर सबसे अधिक ज्वार का उत्पादन होता है। बाजरे की बात करें तो भारत के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 5.2% हिस्सा बाजरे का है। इससे मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान व हरियाणा जैसे राज्यों में बोया जाता है। ठीक है। मक्का, भारत के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 3.6% भाग मक्के के अंतर्गत आता है। और भारत में मुख्य रूप से कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के अंदर मक्के का उत्पादन किया जाता है। मक्के की पैदावार दक्षिणी भारत के राज्यों में अधिक है, जो मध्य भारत तक आते आते कम होती जाती है। यानी दक्षिणी भारत के अंदर मक्के का उत्पादन अधिक होता है और मध्य भारत में आते आते इनका उत्पादन कम हो जाता है। आगे बात करें प्रमुख दालन फसल की, यानी दालें कौन कौन सी है भारत की प्रमुख। तो भारत विश्व में दाल का उत्पादन प्रमुख देशों में से एक है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 11% भाग पर दालों का उत्पादन होता है। चना तथा अरहर जो भारत की है ये प्रमुख दालें होती है। सबसे पहले बात करें चने की। देश के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 2.8% भाग जो है उसके ऊपर चने की खेती होती है। और चने के उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन की बात करें तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य, उसके बाद में राजस्थान है। अरहर यानी तूर की दाल की बात करें तो अरहर देश की दूसरी प्रमुख दाल है और इसे लाल चना या पीजीएनपी के नाम से भी जाना जाता है। भारत के कुल बोए गए क्षेत्र का 2% भाग है। और राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात और साथ में मध्य प्रदेश। देखो इसमें हालांकि ऐसे किसी सबका एक एक का नहीं पूछा जाता है, बट थोड़े बहुत में पूछा जाता है, इसलिए आपको माइंड में रखता है कि प्रमुख दलहन फसल कौन सी है, जैसे कि प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है। अब बात करें तिलहन फसल की। तो खाद्य तेल के उत्पादन के लिए तिलहन की खेती की जाती है। मालवा पठार, मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश भारत के प्रमुख तिलहन उत्पादक के क्षेत्र है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 14% भाग
जो तिलहन फसल है उसके लिए उपयोग में होता है। तिलहन फसल में भारत में मुख्य रूप से मूंगफली, सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी की फसल आती है। सबसे पहले बात करें मूंगफली। भारत में विश्व का लगभग 15% मूंगफली का उत्पादन होता है। यह बोए गए क्षेत्र का लगभग 3.6% है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश मूंगफली के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। तोरिया व सरसों। तोरिया व सरसों में बहुत सी तिलहन फसलें सम्मिलित है, जैसे राई, सरसों, तोरिया, तारामीरा, ये सब इसमें आती है। ये उपोष्ण कटिबंधीय फसल है तथा भारत के मध्य व उत्तर पश्चिमी भाग में रबी में बोई जाती है। इनके उत्पादन का 1/3 भाग राजस्थान से आता है तथा अन्य उत्पादक राज्य की बात करें तो हरियाणा और मध्य प्रदेश है। ठीक है ना, सरसों के उत्पादन में राजस्थान फर्स्ट है और इन फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन हरियाणा तथा पंजाब में अपेक्षाकृत अधिक है। इसके बाद अगर बात करें अलग तो सोयाबीन तथा सूरजमुखी भारत के अन्य महत्वपूर्ण तिलहन फसल है। सोयाबीन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बोया जाता है। ये दोनों राज्य मिलाकर पूरे देश की लगभग 90% सोयाबीन का उत्पादन करते हैं। सूरजमुखी की फसल मुख्य रूप से राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के साथ साथ महाराष्ट्र के भी कुछ भागों में बोई जाती है। आगे बात करें रेशेदार फसल। देखो अपन ने ऊपर अभी प्रमुख खाद्य फसल देखी, खाद्य के बाद में चने की फसल देखी, मतलब दालों की फसल देखी, दालों के बाद में देखी भारत की प्रमुख तिलहन फसलें। तिलहन फसलों के बाद अपन पढ़ रहे हैं भारत की प्रमुख रेशेदार फसलें। देखो भारत में कपड़ा, थैला, बोरा, अन्य प्रकार का जो सामान बनाने के लिए जो प्रयोग होता है वो होता है रेशा। ठीक है, कपास तथा जूट। कपास और जूट दो प्रमुख रेशेदार फसलें। देखो कपास, कपास के उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान। कपास के उत्पादन में भारत का चीन के बाद में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। देश के समस्त बोए गए क्षेत्र के लगभग 4.7% भाग पर कपास का उत्पादन होता है। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा भारत के प्रमुख कपास उत्पादन राज्य है। भारत के छोटे रेशे वाली कपास भारतीय व लंबे रेशे वाली कपास अमेरिकन कपास, दोनों के प्रकार की कपास का भारत उत्पादन करता है। अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिमी भागों के अंदर नरमा कहा जाता है। ध्यान रखना, भारत के अंदर दो प्रकार की कपास की किस्में हैं। एक तो है छोटे रेशे वाली, छोटे रेशे वाली, ये तो है भारतीय कपास। ये तो कैसी है? भारतीय कपास है। एक है लंबे रेशे वाली। एक कैसी है? एक है वो जो है वो लंबे रेशे वाली है, और लंबे रेशे वाली कपास है वो है अमेरिकन कपास, और इसी अमेरिकन कपास को कहा जाता है नरमा। एक पता है पहले नरमा वॉशिंग पाउडर आता था, नरमा वॉशिंग पाउडर। आगे जूट। जूट का प्रयोग बड़े मतलब मोटे वस्त्र, थैले, बोरे व अन्य सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। भारत में विश्व का लगभग 60% जूट उत्पादन किया जाता है। यह भारत के कुल बोए क्षेत्र का लगभग 0.5% क्षेत्र पर बोया जाता है। पश्चिम बंगाल भारत के कुछ उत्पादक का लगभग 60% उत्पादन करता है, और बिहार एवं असम भारत के अन्य प्रमुख जूट उत्पादन क्षेत्र है। तो ये तो हो गई आपकी प्रमुख फसलें। उसके बाद में कुछ अन्य फसलों की बात करें जो व्यापारिक फसलें आएगी या फिर प्रमुख पेय फसलें आएगी। उसके अंदर देखो गन्ना है, चाय है, कॉफी है आदि। देखो गन्ना, ब्राजील के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राष्ट्र है। तो ध्यान रखना, विश्व में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन करता है ब्राजील। उसके बाद में बात करें तो हमारे प्यारे देश भारत का स्थान आता है। भारत लगभग विश्व में 19% गन्ने का उत्पादन करता है। भारत कुल बोए गए क्षेत्र का 2.4% जो भाग है वो गन्ने की कृषि होती है। अकेला यूपी पूरे देश का 40% गन्ने का उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जो राज्य है वो गन्ने का उत्पादन करते हैं। आप इन नोट्स को आराम से 1 या 2 बार पढ़ेंगे तो आपके सारे तथ्य जो है वो माइंड में सेट हो जाएंगे। एक बार आप इन नोट्स की प्रिंट निकाल लेना, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट वहां पहुंच जाओगे तो आप प्रिंट निकाल लेना, और आराम से 1 या 2 बार नोट्स सामने रख करके वीडियो चलाना स्पीड में, आपको सारी चीजें याद हो जाए। आगे बात करें चाय। चाय एक रोपण कृषि है, ठीक है, जिसका प्रयोग पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है। यानी पेय पदार्थ का मतलब है पीने, चाय पीने के लिए चाय का नाम लिया तो चाय याद आने लग जाती है। विश्व में भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक, यानी विश्व के अंदर भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और विश्व के लगभग 21.8% चाय का उत्पादन करता है। असम लगभग 53 चाय भाग पर अपना उत्पादन करता है। असम में सबसे अधिक है। असम के अलावा पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चाय के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य हैं। भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई थी। आज भी देश का प्रमुख चाय उत्पादक देश है। तो ध्यान रखना, भारत के अंदर 1840 के आसपास जो है वो चाय की खेती प्रारंभ होती है। आगे बात करें कॉफी। कॉफी भी एक प्रकार की रोपण कृषि है और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से संबंधित है। इसके बीजों को भूनकर पीसा जाता है तथा एक पेय के रूप में प्रयोग किया जाता है। कॉफी 3 किस्में हैं, अरेबिका, रोबस्ता और
लिबेरिका, ये कॉफी की किस्में हैं। भारत में अधिकतर उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफी का उत्पादन किया जाता है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग है। परंतु भारत विश्व का केवल 3.7% कॉफी का उत्पादन ही करता है। ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया, इथोपिया तथा मैक्सिको के बाद भारत का विश्व में कॉफी उत्पादन की दृष्टि से छठा स्थान है 2014 के अकॉर्डिंग। कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु में पश्चिम घाट की उच्च भूमि पर इसकी कृषि की जाती है। देश के समस्त कॉफी उत्पादक देशों का 2/3 कॉफी उत्पादन का 2/3 से अधिक भाग अकेले कर्नाटक के अंदर है। आगे बात करें भारत तथा भारत में कृषि विकास। देखो, स्वतंत्रता से पहले भारत में कृषि मुख्य रूप से जीवन निर्वाह के लिए की जाती थी। देखो, हमारा भारत आजाद हुआ था ना, तो उससे पहले भारत में जो कृषि होती थी वो केवल और केवल जीवन निर्वाह के उद्देश्य से होती थी। उसमें ऐसा कोई व्यापारिक दृष्टिकोण नहीं था। व्यापारिक दृष्टिकोण दृष्टिकोण नहीं था। देखो, अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने कृषि के अंदर व्यापारीकरण किया, उन्होंने आधुनिकीकरण किया, लेकिन इतना डेवलप नहीं था। वो पैसे कमा रहे थे, वो लोग लेके जा रहे थे, अपने वालों को कुछ नहीं मिल रहा था। आजादी के बाद भारतीय सरकार ने बड़े स्तर पर कृषि सुधारों की शुरुआत की, जिस वजह से कृषि की उत्पादन क्षमता के अंदर तेजी से वृद्धि हुई। इसके लिए एक उदाहरण देखेंगे, हरित क्रांति। हरित क्रांति उस दौर को कहा जाता है जब भारत में खाद्यान्न उत्पादन में एकदम से अत्यधिक वृद्धि हुई, और ये दौर था 1964 से 67, यानी 64 से 70 तक। हरित क्रांति आई कैसे? देखो, देश में खाद्यान्न की बढ़ती समस्या को देखते हुए सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि पर ध्यान दिया। इसके लिए सरकार ने अच्छी किस्म की बीज उपलब्ध करवाई। सरकार द्वारा किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराए गए ताकि किसानों की पैदावार अच्छी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम आ गई? वेट, आवाज वगैरह क्लियर है ना? ठीक है। उसके बाद में है भूमि अनुसार उत्पादन, यानी भूमि के अनुसार कृषि के अंदर उत्पादन जो है वो अच्छी तरीके से, किसानों को भूमि के अनुसार फसल उगाने की सलाह दी गई ताकि भूमि के पोषक तत्वों का भरपूर प्रयोग हो सके। अत्यधिक मतलब अधिक सहायता उपलब्ध करवाई गई, यानी प्रत्येक किसानों को अधिक से अधिक सहायता दी गई। हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव। देखो, सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो भारत में उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई। सरकार के प्रयासों और किसानों की मेहनत के कारण देश में खाद्यान्न उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ी। खाद्यान्न उत्पादन में भारत में आत्मनिर्भर हुआ। इतनी अधिक मात्रा में उत्पादन हुआ कि वह भारत जो पहले तक खाद्यान्न का आयात कर रहा था अब निर्यात करने लग गया। नई तकनीकी का विकास हुआ। सरकार ने प्रत्येक किसानों को प्रोत्साहन दिया। मध्यम कृषक वर्ग का उदय हुआ। देश में एक मध्यम कृषक वर्ग उदय जिसे हरित क्रांति से लाभ हुआ। कृषि में व्यापारीकरण हुआ। ये सारी की सारी गतिविधियां जो है वो इससे संबंधित है। आगे बात करें हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव। देखो, केवल कुछ किस्मों की फसलें जैसे चावल है, गेहूं है आदि के उत्पादन में वृद्धि हुई, यानी सभी फसलों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। हरित क्रांति का प्रभाव कुछ क्षेत्रों के अंदर पड़ा, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब तक ही सीमित रहा, और अमीर और गरीब किसानों के बीच में अंतर बढ़ गया, और हरित क्रांति का फायदा संपूर्ण भारत को नहीं हुआ। ये इसके नकारात्मक प्रभाव। अब है भारतीय कृषि की समस्याएं। देखो, भारतीय कृषि की समस्याएं निम्नलिखित है। मानसून पर निर्भर, निम्न उत्पादकता, संसाधनों की कमी, भूमि सुधारों में आवश्यकता, विखंडित जोतें और व्यावसायिकीकरण का अभाव, और कृषि योग्य भूमि का आस। आगे बात करें एमसीक्यू की, तो एक एक करके एमसीक्यू यहीं देख लेते हैं। वो पीपीटी मोड वाली पीडीएफ में इसमें डाली नहीं है, इसी के अंदर ही अपन एक एक चीज को देख लेते हैं ना। सबसे पहले इधर एक से शुरू कर लेते हैं, थोड़ा सा इनको कर लेते हैं बड़ा। ओके, नो प्रॉब्लम, इनको अपन ऐसे कर लेंगे ताकि कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। इतना रेडी है? ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, ऐसे कर लें ताकि अपने को कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है ना? ओके, तो एमसीक्यू देख लेते हैं एक एक करके आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, हाँ भाई, सबसे पहला प्रश्न है, भारत जो है उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? पहला प्रश्न क्या है, आराम से देखो कि भारत में खाद्यान्न उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है। ऐसा राज्य बताओ जहाँ उत्पादन की दृष्टि से सबसे आगे है। तो इसमें आपका जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, वो तेरी बहुत ज्यादा जो मड़ा है उत्तर प्रदेश। निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, यानी सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक की क्षेत्र की बात करें तो अपना आता है गंगा डेल्टाई क्षेत्र,
और ये गंगा डेल्टाई जो क्षेत्र पड़ता है वो अपना पड़ता है पश्चिम बंगाल के आसपास। और अपन ने कक्षा के अंदर भी पढ़ा था पश्चिम बंगाल काफी अधिक मात्रा में, मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, पश्चिम बंगाल जो है वो कपास का उत्पादन यानी जूट का उत्पादन काफी करता है। ठीक है। फल एवं सब्जी प्रदेश का विस्तार भारत के किस प्रदेश में है? फल एवं सब्जी उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और फल एवं सब्जी उत्पादन में बात करें तो चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत जो है वो सेकंड स्थान पर है। ठीक है। निम्न में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग में सम्मिलित नहीं है? तो बी सीमांत भूमि इसमें सम्मिलित नहीं है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। देखो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है वो आपके मेघालय में प्रसिद्ध है और माना जाता है ये 200 वर्ष पुरानी है। 200 वर्ष पुरानी है। एक बार आप गूगल पे इसको सर्च करना, बांस ड्रिप सिंचाई करके देखना और इसमें आप इनके चित्र देखना, आपको बड़ा आनंद आएगा। मेरे क्या है कि मैं जब भी कोई चीज़ पढ़ता हूँ ना तो उसके चित्र देखता हूँ। अब इसमें क्या होता है कि चित्र डालने में थोड़ा टाइम लग जाता है, भूल जाते हैं जब पढ़ जाते हैं। बाकी इसमें मैं आगे जब भी देखेंगे तो अपन चित्र डाल के पढ़ेंगे ताकि अपने को बड़ा अच्छा समझ में आए। निम्न में से कौन भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? देखो नीली क्रांति से संबंधित जो है वो अपनी है मत्स्य पालन। देखो नीली क्रांति के जो नेता है, यानी जो नीली क्रांति है इसके नेता की बात करें तो इसके नेता है हीरालाल चौधरी। ठीक है। और ये बंगाल के मत्स्य वैज्ञानिक थे। ठीक है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो उत्पादकता, विखंडितता, अनियमित मानसून, ये सारी की सारी समस्या है। जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र गंगा डेल्टाई क्षेत्र हो गया, अपन ने पढ़ लिया। इस फसल को उजला सोना कहा जाता है। इस फसल को उगला सोना कहा जाता है भाई। उगला उजला जो सोना है वो कहा जाता है कपास। ठीक है। निम्न में से कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है झूमिंग कृषि। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? देखो नीलगिरी पहाड़ी जो है वो आपके तमिलनाडु के अंदर स्थित है। निम्न में से कौन सा रबी फसल का उदाहरण नहीं है? तो रबी फसल जो है चावल का नहीं है। बीटल नामक कीड़ा किस फसल के बागान में लगता है? ये इस प्रकार का जो कीड़ा है वो कौन सी बागान वाली फसल में लगता है? तो ये कहवा में भी लगता है, बैंगन में भी। जब मैंने इस प्रश्न को नेट पर सर्च किया तो बैंगन के जो है वो ज़्यादा उत्तर मिल रहे थे, लेकिन कुछ एक प्रश्न है जहाँ पे ये कहवा भी दिया गया था। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? रेंगूर मिट्टी, जिसे अपन काली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है ना। तो कहीं पे रेंगूर मिल सकता है तो कहीं आपको काली मिट्टी भी मिल सकता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्र कौन से सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार क्या हो जाएगा भाई? मृदा लवणता। अगर सिंचाई करेंगे ज्यादा तो वहां पे मृदा के ऊपर क्या आएगा? लवणता आ जाएगी, खारापन आ जाएगा वहां पे, खारापन। भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है? भारत का जो जावा है वो कहा जाता है गोरखपुर को। कपास उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो दक्कन का क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है। शुष्क कृषि निम्न में से कौन सी फसल नहीं होती है? शुष्क कृषि के अंदर निम्न में से कौन सी फसल जो है वो नहीं होती है? तो शुष्क में गन्ना नहीं होगा क्योंकि गन्ने के अंदर पानी की आवश्यकता अधिक चाहिए। निम्नलिखित राज्यों में से कौन कपास उत्पादक नहीं करता? तो छत्तीसगढ़ नहीं करता है भाई। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? कोको मतलब रोपण फसल है, ओके। गेहूं रोपण नहीं है, मक्का रोपण नहीं है, राई नहीं रोपण है, तो कुछ चाय रोपण और कोर चाय रोपण है। निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है? नमक। नमक की कोई कृषि नहीं होती। झूमिंग कृषि की जाती है तो असम के अंदर की जाती है, असम जो है उसमें की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र जो है वो धान का कटोरा कहलाता है। भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है भाई? सुनहरी क्रांति जो है वो है बागवानी कृषि से संबंधित है। निम्न में नकदी फसल है। देखो कपास भी नकदी है, जूट भी नकदी है और चाय भी नकदी है। नकदी का मतलब है पैसे।
पैसा, पैसों से संबंधित है। अब कपास की खेती करेगा, वो घर पे रख के थोड़ी ना सारी कपास तकिए बनाने में काम मिलेगा, बेचेगा तो पैसे मिलेंगे। निम्नलिखित में से न्यूनतम सस्य गहनता कितनी है? न्यूनतम सस्य गहनता कितनी है? तो इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, 100%। निम्न में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? तो वो सीमांत वाला हो गया। निम्न में कौन एक व्यापारिक फसल नहीं है? तो व्यापारिक फसल नहीं है गेहूं, ये एक प्रकार की खाद्यान्न फसल है। ओके, चाय व्यापारिक है, जूट व्यापारिक है, कपास व्यापारिक है। उस अब ऊपर देख लेते हैं, ठीक है, इस तरफ आ जाते हैं। इस तरफ वाले सारे देख लेते हैं, उधर वाले अपने सब देख लिए, इस तरफ वाले भी एक एक करके आराम से देख लेते हैं ताकि आपके एमसीक्यू कंप्लीट हो जाए। वाह, ओके, चलो भाई। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। रबी की फसल पैदा होती है भाई, रबी की फसल जो है वो शीत ऋतु में पैदा होती है। निम्न में से कौन फसल एक पेय फसल है? भाई कौन सी फसल पेय है? चाय, चाय बनाओ जी, है ना, चाय बनाओ, चाय बनाएंगे तो क्या करेंगे, पियेंगे। तो ये कैसी फसल है? पेय फसल है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? देखो, हरित क्रांति जो है वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्यान्न फसल है? सी, मक्का एक खाद्यान्न फसल है, गन्ना पेय पदार्थ है, कॉफी एक प्रकार की व्यापारिक है, चुकंदर भी एक प्रकार का व्यापारिक हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रोपण फसल है? देखो, रोपण फसल कौन सी? रोपण नहीं है, ओके ओके ओके, रोपण नहीं है तो गेहूं रोपण नहीं। देखो, कॉफी रोपण है, गन्ना रोपण है, रबड़ भी रोपण है। अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन भूमि उपयोग को प्रभावित करते हैं? देखो, कौन कौन से है जो भूमि उपयोग को प्रभावित करते हैं अर्थव्यवस्था में? तो देखो, एक एक प्रश्न को आराम से देखते हैं, और भूमि अर्थव्यवस्था में अपने कौन कौन से हैं वो जो प्रभावित करेंगे। तो इसकी थोड़ी साइज करनी पड़ेगी छोटी सी, ताकि सारे प्रश्न आराम से दिखे। और छोटी और छोटी। अर्थव्यवस्था का आकार, भाई कौन कौन से प्रभावित करेंगे? अर्थव्यवस्था का आकार, अर्थव्यवस्था की संरचना, औद्योगिक गतिविधियों का योगदान और कृषि गतिविधियों का योगदान। देखो, अर्थव्यवस्था मतलब परिवर्तन भूमि उपयोग को परिवर्तित करते। देखो, पहला बिल्कुल करेगा, दूसरा बिल्कुल करेगा और चौथा बिल्कुल करेगा। औद्योगिक गतिविधियों का योगदान नहीं। ऑप्शन राइट। इनमें से कौन सी श्रेणियों में जिन्होंने भूमि उपयोग में गिरावट दर्ज की है? बंजर भूमि, चारागाह के अंतर्गत क्षेत्र, कृषि भूमि और प्रति भूमि। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका सी राइट है, यानी 1, 2 और 4। एक तो प्रति भूमि, 1, 2 भूमि और 1, यानी श्रेणियां जिन्होंने भूमि उपयोग में गिरावट दर्ज की है। बंजर भूमि गिरावट है, चारागाह के अंदर भी गिरावट है और प्रतिभूमि भी गिरावट है, यानी इससे कोई भी किसी प्रकार का उत्पादन नहीं होता। साझा संपत्ति संसाधनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो, यह एक समुदाय या समुदायों के समूह द्वारा उपयोग में की जा रही भूमि या पानी का एक क्षेत्र है और इसके स्वामी तो व्यक्तियों के पास नहीं। यह पशुओं के लिए चारा प्रदान करती है। यस, एक वे 3 जो है वो बातें सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? खरीफ फसल। खरीफ की जो फसल है वो किससे संबंधित है? ओके, कपास बिल्कुल सही। रबी की फसल, जायद की फसल, चावल थोड़ी ना होगा भाई, जावद के अंदर तो चावल नहीं आएगा। चावल जो है वो आपके किसमें चला जाएगा? चावल जो है वो आपके चला जाएगा खरीफ में। तो पीछे रहा जायद। जायद में क्या आएगा? जायद में आएगा खरबूजा ले लो, तरबूजा ले लो, खीरा ले लो, तारा ले लो। इस तरीके की जो फसलें हैं वो आएगी जायद। शुष्क भूमि कृषि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कृषि भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। नहीं, ये क्षेत्र कठोर और सूखे प्रतिरोधी फसलें उगाते हैं। बिल्कुल, ये जो दूसरा कथन है वो बेचारा बिल्कुल सही है। आर्द्र भूमि कृषि के बारे में बातें जो बताई गई है उसके ऊपर देखें कौन सी सही है। वर्षा ऋतु में वर्षा जल पौधों की आवश्यकता अधिक होती है। ठीक है, ये क्षेत्र विविध जल संगन फसलें उगाते हैं, तो बिल्कुल ये बात है बिल्कुल सही है, तो सी राइट है। चावल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिकांश भारतीय लोगों की मुख्य खाद्यान्न फसल है। बिल्कुल सही बात है।
ऐसे प्रश्न जो है वो बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को उत्तर देने के लिए अपने को नोट्स का बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ होना जरूरी है। इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून के मौसम में खरीफ फसल के रूप में उगाते हैं। देखो अभी ऊपर अपन ने बात की कि नहीं की, चावल कैसी फसल है, कहाँ बात की बताओ, ये देखो खरीफ फसल, और खरीफ फसल के अंतर्गत चावल उगाते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं दोनों को दोनों सही है और दोनों बातें सही है। गेहूं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। गेहूं भारत में दूसरी सबसे बड़ी अनाज की फसल है। यस, यह मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, नहीं उष्णकटिबंधीय में नहीं है। बाजरे के बारे में कथन बताइए भाई। बाजरा गर्म और शुष्क जलवायु परिस्थितियों में बोया जाता है। यस, उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, नहीं भाई साहब, राजस्थान, गुजरात, पहले पे आएंगे। कपास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कपास भारत में रबी मौसम में उगाई जाती है। क्या भाई ये बात सत्य है? नहीं। महाराष्ट्र भारत का शीर्ष कपास उत्पादक राज्य है। अरे भाई साहब, कपास के बारे में अगर बात करें तो कपास के बारे में इस तरीके की बातें नहीं करते। कपास उत्पादक, शीर्ष कपास उत्पादक राज्य के अंदर बात करें तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है और राजस्थान है। ठीक है, उसके बाद बात करूं, महाराष्ट्र भारत का शीर्ष कपास उत्पादन है, नहीं महाराष्ट्र में नहीं है। और कपास रबी की फसल के अंदर थोड़ी ना आएगा, कपास एक खरीफ की फसल है। ये लोग खरीफ, महाराष्ट्र भारत का फसल उत्पादक राज्य नहीं है, गुजरात। तो इसमें ना तो एक राइट है ना दो राइट है। आगे है कॉफी के बारे में कथन दिए हुए। कर्नाटक सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। यस, भारत ज्यादातर बेहतर गुणवत्ता वाली कॉफी रोबेस्टा, नहीं 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 नहीं, गलत बात, रोबेस्टा का उत्पादन नहीं करता। देखो कॉफी के बारे में अगर बात करें तो भुरभुरी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। और बात करें रोबिस्टा नहीं करता है, रोबिस्टा को नहीं करता, ये अरेबिका को करता है। नोट्स के अंदर पढ़ा था ना अपन ने, तो अरेबिका का उत्पादन अधिक करता है। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य कृषि को अधिक उत्पादन, टिकाऊ, परिश्रमिक संबंधित जलवायु के प्रति लचीला बनाना है। इसका उद्देश्य व्यापक मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन प्रथाओं को अपनाना है। ये तो बात बिल्कुल सत्य है। भारत में किसान पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर, देखो यहाँ प्रश्नों को वर्तमान संदर्भ में जोड़कर भी आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए अपने चैनल पर जुड़े रहें ताकि आपको एनसीईआरटी के बेस्ट नोट्स मिलते रहें। यह किसानों के लिए कृषि से संबंधित किसी भी जानकारी की खोज करने का एक मंच है। मिट्टी की उर्वरता से संबंधित प्रखंड स्तरीय विवरण देने के अंदर काम आता है। तो ये बात सत्य है। इसी के साथ आपके इस चैप्टर की पूरी जानकारी होती है आज समाप्त। आगे अपन पढ़ेंगे छठे अध्याय की सारी जानकारी। प्रिय पाठक ध्यान दें, ये जो यूट्यूब की कक्षा है तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया, देखो ये जो एमसीक्यू की पीडीएफ है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर बिल्कुल फ्री दी हुई है, ठीक है ना। नीचे जस्ट आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो आपको कमेंट सेक्शन मिलेगा, वहाँ आप क्लिक कर लेना, आराम से चीज़ें आप जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगी। नहीं समझ में आएगी तो वहाँ पूरी सिस्टम दिया हुआ है, आप मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है। तो एमसीक्यू वाली आप फ्री में दी हुई है, डाउनलोड कर लेना। बाकी नोट्स है मैंने उनको नाम मात्र के रुपए के अंदर पेड कर रखा है, ताकि हम जितनी कोशिश कर रहे हैं उसके बदले हमें भी थोड़ा बहुत कुछ मिलता रहे, ठीक है। आगे मिलेंगे नए वीडियो में जिसके अंदर छठे अध्याय की बातचीत करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। बाकी वीडियो देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाओ और यहाँ प्लेलिस्ट दी हुई है, सारे वीडियो कर्मानुसार है, आराम से देखो, पढ़ो और पढ़ाई का आनंद लो, ठीक है। और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए सब्सक्राइब करना पड़ेगा।